चलिए जी बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वी आर डन विद बीआरएस। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बीआरएस कर लिया। अभी आज हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों का बीआरएस बचा है वील कवर लेटर ऑन, डोंट वरी। जिन्होंने टर्म एग्जाम्स के कारण मिस किया है, आई विल कवर लेटर ऑन। मे बी वी कैन गिव सम टाइम ऑन संडेज। इज इट ओके? ओके, सो मूविंग टू दिस न्यू चैप्टर डेप्रिसिएशन। बच्चे इस वर्ड का मतलब बताओ पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले। टेल मी व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और कुछ? ड्यू टू ओके, एंड ड्यू टू टाइम यूज एंड सॉरी पार्डन, वेयर एंड टेयर। हाँ, तो वो यूज में आ गया, ठीक है। और कुछ? एक आपने बताया ड्यू टू यूज, दूसरा मार्केट वैल्यू और डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं। डिक्रीज इन बुक वैल्यू, वेरी गुड। चलिए, आपने बहुत कुछ बताया डेप्री के बारे में, पर अभी भी कुछ नहीं बताया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हम रीड करते जाएंगे और समझते जाएंगे। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरे को बहुत प्यारा है, मैं इसका ही एग्जाम्पल लेती हूँ, है ना। मैंने बड़ी मेहनत से खरीदा है इसको। एनीवेज, अगर मैं कहूँ कि मैंने ये पैनल लास्ट दिसंबर में खरीदा था, है ना। अभी हम कौन से, सितंबर चल रहा है, राइट। सो इट्स ऑलरेडी 9 months। सी इन टोटलिटी आई बॉट दिस नियरली फॉर 1,70,000। आप मुझे बताओ, कैन आई सेल इट फॉर 170 टुडे? आई बॉट इट फॉर 170। कैन आई सेल इट टुडे फॉर 170? व्हाई? अभी तो अच्छा पड़ा, नया सा ही दिख रहा है। देखो क्यों नहीं बिक रहा। यस, देखिए, हर एक एसेट की वैल्यू घटती जाती है। किन कारणों से घटती है? एक, आप उसे यूज करते हैं। दूसरा, यूज करने से जो वेयर एंड टेयर होता है, एज रूपल आंसर्ड, ठीक है। तीसरा होता है एफ्लक्शन ऑफ टाइम। एफ्लक्शन वर्ड समझ नहीं आता, विद द पास ऑफ टाइम। एज इन, अगर मैंने इस पैनल को दिसंबर में खरीदा होता और ये पैक यहाँ पे लगा होता और मैंने इसे यूज नहीं किया होता, तो भी ये सेम रेट पे नहीं बिकता। गेटिंग माय पॉइंट? यानी किसी भी चीज की वैल्यू वक्त के साथ भी घट जाती है। मान लीजिए आज आप एक आईफोन खरीद के लाते हैं। अभी आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है, हो गया? हो गया। हाँ, तो जो होंगे थोड़े से दिमाग से ढीले, वो जाएंगे उसको खरीदने। सो मान लेते हैं कि आज हमने आईफोन 15 खरीदा और आपने उसको यूज नहीं किया। आप आए और उसको अपने लॉकर में रख दिया। 6 महीने बाद सेम रेट पे बेच लोगे? यू हैवंट यूज्ड इट। पेटी पैक, सील पैक फोन को सेम रेट पे बेच लोगे? क्यों? यूज तो किया नहीं। टाइम, उसको खरीदे हुए 6 महीने हो गए। यानी वक्त के साथ भी एसेट की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं किसी भी एसेट की वैल्यू को कम होने के? जैसे मान लीजिए आपने कार खरीदी, आज आप कार खरीद के लाए, अनफॉर्चुनेटली घर आते आते एक्सीडेंट हो गया, खत्म। समझ में आ रहा है आपको? यानी एक्सीडेंट कैन बी वन ऑफ द रीजन इन द डिक्रीज ऑफ, यस ऑब्वियसली, आपका उसी दिन वैल्यू 0 हो गया। डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन वर्ड का सीधा सा मतलब है कि जिस एसेट को आप खरीद के लाए हैं उसकी वैल्यू अगर कम हो गई, किसी भी कारण से हो गई, आपने यूज किया, टाइम के कारण हो गई, वेयर एंड टेयर हो गया, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, ऑब्सोलेसेंस इज वन ऑफ द रीजन। व्हाट इज ऑब्सोलेसेंस? टेक्नोलॉजी बदल गई। आज के जमाने में आपको कहीं टाइपराइटर नजर आता है? ढूंढे नहीं मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गया। अभी ये वो फोन दिखाना जो लाई थी, ऐसा वाला फोन मिलता है क्या कहीं पे? बाहर पड़ा है। नोकिया का वो जो कीपैड वाला कहीं मिलता है? भाई साहब, जो सब्जी वाला होता है ना गली में, उसके हाथ में भी वो नोकिया फोन नहीं होता है, स्मार्टफोन होता है। क्यों? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट यानी आउटडेटेड, खत्म, ठीक है जी। मारुति 800 खरीदते देखा है किसी को? ऑब्सोलीट हो गई। सो नैनो से मैं, अगर मेरे को एक तरफ तू नैनो देगा, दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा, तो आई विल बाय ऑटो रिक्शा, बिकॉज आई एक्सपीरियंस दिस नैनो फर्स्ट हैंड। मेरे पापा ने नैनो खरीदी थी जब लॉन्च हुई ना, और वो मुझे पकड़ा दी, ले बेटा चला। जगह से ज्यादा खराब उसका वर्किंग था। मतलब मैं रिक्शा चला के ज्यादा खुश होती, अगर मेरे को ऑटो वाली बना देते ना तो आई वुड बी। नैनो की बात नहीं है, जब वो चलती है ना तो पीछे से ऐसे फट 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 आवाज आती, जैसे वो पूरी, वो इतनी घटिया। और उसका स्टीयरिंग घुमाना इज अ लेबर, उसका स्टीयरिंग घूमता ही नहीं था। वो बहुत ही घटिया गाड़ी थी, तो वो हमने फिर किसी को दे दी। शायद
25,000 में पापा ने बेच दिया था उसको। बहुत ही घटिया गाड़ी थी। तो अगर आपको नैनो खरीदना हो तो विचार निकाल देना। हाँ आदित्य 1,80,000 की खरीदी थी हमने। हाँ ठीक है, चलिए अब चैप्टर पे आते हैं। आपको समझ में आ गया कि वक्त के साथ ऑब्सोलीट होने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण, यूज होने के कारण किसी भी एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। समझ में आ गया? लेट्स रीड। इन एवरी बिजनेस देयर आर सर्टेन एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं तनेजा जी? जो फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, ऑफ अ फिक्स्ड नेचर दैट आर नीडेड टू कंडक्ट द बिजनेस। अब देखिए, अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो कोई एसेट्स काउंट कराओ जो भी आपको नजर आ रहे हैं आसपास। स्मार्ट बोर्ड, एसी, कंप्यूटर्स, पंखा, चेयर्स, बाहर ऑफिस का फर्नीचर, वो प्रिंटर, हाँ माइक 30,000 रुपए का एसेट है, ठीक है। ये बोलेंगे मैम प्राइस टैग है यार, वो कौन सी मूवी थी? 3 इडियट्स। नहीं, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। एनीवेज, और एसेट्स गिनो। ये कैमरा, इसको गिनो 90,000 रुपए का है। हाँ, क्या वो, ठीक है उसको छोड़ दे। दिस अलमीरा, ठीक है। यानी ये एसेट्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये बोर्ड भी एसेट है। आज आपको ये बोर्ड दिख रहा है, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया था इसी बोर्ड से किया था। सो दिस वाज माय एसेट। समझ में आ रहा है? 2 0 लग गए इसके पीछे। क्या समझ में मेरे को पता था। एनीवेज, इन एवरी बिजनेस देयर आर सर्टेन एसेट्स जो हमें बिजनेस करने में हेल्प करते हैं। सम एग्जांपल्स आर बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। किसके स्कूल में ये चैप्टर हो गया? आपके स्कूल में हुआ है? नहीं। मिस्टर सिंह, चैप्टर हो गया? वो कौशिक साहब है। मैं आज तक कबीर सिंह सोच के बैठी। सॉरी माय मिस्टेक। कौशिक साहब, चैप्टर हो गया? नहीं। चलिए, एक लैंड भी एसेट होता है। हाँ बोलो, ये एसेट क्या इस चैप्टर के परव्यू में फॉल करता है? नहीं। ऐसा ओके। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। आपसे पूछा जा सकता है नेम वन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड कैन नॉट बी डेप्रिशिएट। गोल्ड को जाने दो, अभी हम बिजनेस के एसेट्स की बात कर रहे हैं। गुडविल, सी गुडविल को आप ये नहीं कह सकते कि उसकी वैल्यू कम नहीं होती रूपल। अब मैं आपको कारण बताती हूँ। आपको गुडविल का मतलब पता है, जब आपने आंसर किया है मतलब आपको इसका मालूम है, ठीक है। लेट मी आंसर हर डाउट। ये कह रही है कि गुडविल नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। लेट मी आंसर। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, आज के 20 साल बाद आपने मेरा बिजनेस खरीद लिया, राइट। आपको पता है 2 तरीके की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड होती है, एक परचेज्ड गुडविल होती है। नहीं पता? ओके। एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है जो मेहनत से कमाया हुआ नाम होता है। यानी मैं 20 साल बिजनेस करूंगी, मैंने मेहनत से कोई नाम कमाया होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये गुडविल बेटा बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। क्यों नहीं रिकॉर्ड होती? अब मान लो मैंने 20 साल मेहनत करके मेरा नाम कमाया, आप उसको मेरे को मॉनेटरी टर्म्स में बता सकते हो कि मैम इतने रुपए की मेहनत कर ली? नहीं बता सकते। लेकिन एक होती है परचेज्ड गुडविल। मान लेते हैं 20 साल मैंने बिजनेस किया, उसके बाद आप आए और मेरा बिजनेस आपने खरीद लिया। सो जिस दिन आप मेरा बिजनेस खरीदने आए रूपल, उस दिन से फॉर एग्जांपल रैंडमली मेरे पास 4 करोड़ रुपए के एसेट थे। आप मुझे बताओ, क्या मैं ये बिजनेस आपको 4 करोड़ में बेच दूंगी? नहीं। 20 साल मेहनत की है उसका क्या? तुम मेरा बिजनेस खरीदोगे क्यों? पहले तो ये बताओ। तुम अपना नया शुरू कर लो ना। व्हाई यू आर बाइंग माय बिजनेस? बिकॉज ऑफ माय गुड नेम यू आर बाइंग। से यस। तो अगर मेरे 4 करोड़ के एसेट हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि 2 करोड़ रुपए तेरे को गुडविल के देने पड़ेंगे, मेरा बिजनेस चाहिए तो ले ले। तो इन टोटल मैंने आपसे क्या मांगा? 6 करोड़ रुपए मांगे। जो 2 करोड़ मैंने आपसे एक्स्ट्रा लिए, बिजनेस की एक्चुअल कीमत से ज्यादा जो मैंने आपसे चार्ज किया, वो गुडविल है। से यस। अब ये बिजनेस आपके नाम हो गया। आप बुक्स में 2 करोड़ की गुडविल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। यू हैव पेड 2 करोड़ रुपीज। तो ये हो गई परचेज्ड गुडविल। जब तक बिजनेस मेरे हाथ में था, गुडविल नाम की कोई चीज मेरी बुक्स में नहीं थी। लेकिन जिस दिन बिजनेस आपने खरीद लिया, उस दिन ये हो गई।
अब मान लेते हैं कि आपने मेरी बिजनेस ले लिया, गुडविल ले ली। पहली चीज, गुडविल कभी भी अकेले नहीं बिकती, वो हमेशा बिजनेस के साथ बिकती है। एज इन अगर मान लो मैं 20 साल से बिजनेस कर रही हूँ, तनेजा जी आके बोले मैम थोड़ी गुडविल दे दो, मैं भी बिजनेस कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। गुडविल का अकेले कोई अस्तित्व नहीं है, गुडविल का अस्तित्व है बिजनेस के साथ, अदरवाइज इट डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट। सो गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड और परचेज्ड विदाउट सेलिंग द बिजनेस। समझ में आ रहा है? आपने पूरा बिजनेस खरीद लिया, आपने 2 करोड़ की गुडविल ले ली, लेकिन ये 2 करोड़ की गुडविल आपका जीवन भर साथ नहीं निभाएगी, एक वक्त तक साथ निभाएगी। अब वो आपके ऊपर है कि मेरे अच्छे नाम को आप और मार्केट में बढ़ाते हैं या उसे डुबो देते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब आप किसी का बना बनाया बिजनेस खरीदते हो, उसका जो गुडविल है, उसका जो अच्छा नाम है, वो कुछ ही वक्त तक साथ देता है, वो धीरे धीरे खत्म। देखिए, गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है, आपको पता है। जब भी टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है, हम उसे डेप्रिसिएशन वर्ड कहते हैं, लेकिन जब इनटैंजिबल एसेट्स की कम होती है, उसका एक अलग वर्ड होता है, किसी को पता है? टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब घटती है, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब घटती है, तो उसे क्या कहा जाता है? एमोर्टाइजेशन। क्या कहा जाता है? एंड गुडविल इज अ इनटैंजिबल एसेट। तो गुडविल की कीमत जब घटेगी तो उसे क्या कहेंगे? एमोर्टाइजेशन। जैसे मान लीजिए आप आज मेरा बिजनेस खरीद रहे हैं 2 करोड़ रुपए देके बच्चे, सो मे बी आपको लगता होगा कि आने वाले 10 साल तक मैम का अच्छा नाम मुझे बेनिफिट देगा। सो टुडे इफ यू आर पेइंग मी 2 करोड़ एंड यू बिलीव दैट दिस विल वर्क फॉर 10 मोर इयर्स, 1 साल का एमोर्टाइजेशन कितना हो गया? 20 लाख। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो गुडविल इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ये कहना गलत है। The only non-depreciable asset is land, which is outside the purview of this chapter. Okay, moving forward, these assets have a definite span of life, after expiry of which the assets will lose their usefulness for the business operations. देखिए, आप मटीरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहां पे कोई भी चीज परमानेंट या इटर्नल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है बहुत अच्छी चीज खरीद लोगे तो वो 5 साल की जगह 10 साल चल जाएगी। जैसे अभी मैं एक घर पे लॉक खरीद के लाई थी, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना कि कोई किसी चीज की 20 साल की वारंटी दे रहा है, उस लॉक पे लिखा हुआ है 20 इयर्स वारंटी। जब आप कोई बहुत अच्छी चीज खरीदोगे तो उसने भी 20 साल पे स्टॉप कर दिया ना, ऐसा तो नहीं लिख रहा 100 साल ये ताला चलेगा। तो लिमिट होती है किसी भी चीज की। यहाँ पे बोला है किसी भी एसेट की एक डेफिनाइट लाइफ होती है। जैसे देखिए, हमारे माइंड में होता भी है, जब हम एंड्रॉइड फोन खरीद के लाते हैं, हमें पता होता है ये 2 साल चलने वाला है, 2 साल के बाद तीसरे साल में आपको नया एंड्रॉइड लेना पड़ेगा। आप जब आईफोन खरीद के लाते हैं, आपको पता है कि ये 4 साल चल जाएगा, लेकिन क्या बोलते हो? ये मेरा फोन 10 साल चलेगा। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपको पता है ये 2 साल में डेप्रिशिएट होकर खत्म हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? These assets have a definite span of life, after the expiry of which they will lose their usefulness. Fall in value and utility. Utility क्या होती है? इको में पढ़ा होगा। यूटिलिटी को डिफाइन करो, इको पढ़ के आयो। करेक्ट। Want satisfying power of a commodity is called utility. मैम को इको भी आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, पर आता है। Fall in value and utility of such assets due to their constant use, expiry of time. मैंने अभी एक वर्ड बोला था effluxion of time, तो effluxion याद ना रहे तो आप expiry of time, it is termed as depreciation. In other words, the process, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, in other words the process of allocation of cost of a fixed asset over its useful life is known as depreciation. कौन समझाएगा इस लाइन को? वेरी करेक्ट। आपने पूरा नहीं बताया, पर आपने जस्ट बता दिया। मैं आपसे जानना चाहती थी ये प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट क्या है, तो ध्यान से समझिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इस पैनल का ही एग्जांपल लेते हैं बच्चा। मैंने इसको दिसंबर 22 में खरीदा है। इस पैनल को एक अजम्पशन लो के ये कितने साल चलेगा? 10 साल। 10 साल तो चलेगा, अच्छा क्वालिटी का खरीदा। 10 इयर्स चलेगा, और ये 170 की कॉस्ट रखता है। अगर मैं कहूं कि ये स्ट्रेट लाइन यानी इक्वल डेप्रिशिएट होता है हर साल, तो कहना इसे हर साल इसकी 17,000 रुपए की वैल्यू घट जाती है। से यस।
है ना। अगर ये 10 साल चलेगा तो ऑन एन एवरेज एक साल में 17,000 रुपए इसकी कीमत घट जाती है। इफ आई से के ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चैट विंडो में लिखा है बच्चों ने, जस्ट लेट मी चेक। ओके, यस, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जिस दिन बच्चों मैं ये 1,70 खर्च करके ये पैनल खरीदा, क्या मैंने उस दिन 1,70,000 रुपए अपने एक्सपेंस में लिख दिए? देखो, दो अलग अलग चीजें होती है, एक होता है एक्सपेंस और दूसरा होता है एसेट। से यस, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। से यस। तो जिस दिन मैंने इस पैनल को खरीदा, मैंने इसको खर्चा नहीं एसेट माना। हाँ बोलो, एक्सपेंस में थोड़ी लिखा, प्रॉफिट में से थोड़ी 1,70 माइनस कर दिए। ऐसा किया क्या? दिसंबर 22 में खरीदा था, पिछले साल के प्रॉफिट से 1,70,000 माइनस कर दिए? नो। देखिए, जब आप कोई एसेट खरीदते हैं और आप उसकी पेमेंट करते हैं, उस टाइम पे आप उसे एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते, आप उसे धीरे 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 डेप्रिशिएट करते हैं। यानी मैं हर साल का खर्चा कितना मानती हूँ? 17,000 रुपए। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है 1,70,000, मैंने इसको 10 साल पे स्प्रेड कर दिया। हर साल मैंने 17,000 रुपए को कॉस्ट माना। से यस। अब इस लाइन को पढ़ो। In other words, the process of allocation of cost of a fixed asset over its useful life, cost 170 over its useful life 10 years, is known as depreciation. 1,70,000 divide by 10, 17,000 is the depreciation for 1 year. समझ में आ रहा है? करेक्ट। तो हम हर साल 17,000 रुपए को खर्चा मानेंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, 5th ईयर में ही और उसको कुछ डैमेज हो गया। करेक्ट। तो आप उसी साल डेप्रिशिएट कर दीजिए, पूरा 0 कर दीजिए। करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वो तो मैंने आपको बताया ना, एक्सीडेंट इज वन ऑफ द रीजन के आपके एसेट की वैल्यू 0 हो सकती है। करेक्ट। चले आगे चले। इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत है? पक्का? ओके। Meaning of depreciation means fall in value of tangible। बच्चों, अभी मैंने बताया था कि जो intangible assets होते हैं उसके fall को depreciation नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? amortization। तो यहाँ पे clearly mentioned है। tangible word का क्या मतलब होता है? कौशिक साहब, what is tangible fixed asset? नहीं आंसर दिया ना, चप्पल से मारा मैंने तेरे को, बता रही हूँ। आज तो मैंने पहनी भी लेदर की चप्पल है, तेरी पिटाई पड़ेगी। नहीं नहीं, लेट हिम आंसर। यू आर गिवन 2 मिनट्स आंसर, सोचो। कौशिक साहब पिटोगे, सही बता रहे। देख, वो बेचारा नया बच्चा, उसने 1 महीने पहले कॉमर्स लिया, वो बता रहा है। ओके, मिस्टर बोस आप बताएं। लेट हिम आंसर। हाँ, अरे उसको मोटिवेट करो, उसने अभी 1 महीने पहले कॉमर्स लिए। चलो चलो बताओ, कम ऑन कम ऑन। बस हो गया, इतना ही आंसर चाहिए। टैंजिबल, इनफ, व्हाट इज दिस? बच्चों, टैंजिबल इनफ, टैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो कि ये है। अब आप गुडविल की बात कर रहे थे, आपको दिखाई देती है कहीं पे? आपका कोई ऐसे पकड़ दे, गुडविल पकड़ी है मैंने, नहीं हो सकता ना। सो जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता वो इंटैंजिबल है, जिसका होता है वो टैंजिबल है। डेप्रिसिएशन मीन्स अ फॉल इन वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ 4 रीजन दिए हैं। यूज, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू घटती जाएगी। एफ्लक्शन ऑफ टाइम, ये वर्ड याद ना रहे तो रिप्लेस इट विद एक्सपायरी ऑफ टाइम। ऑब्सोलेसेंस यानी आउटडेटेड, अब कोई नहीं लेता। एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल डैमेज भी वन ऑफ द रीजन है। डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट, कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ, ग्रेजुअल यानी धीरे 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 एसेट की वैल्यू घटती जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है बच्चों? कितना मजा आ रहा है ना पढ़ने में और पढ़ाने में। See, there are some definitions given, जरूरी नहीं है कि आपको सारे याद रहे, बट हम रीड कर लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए डिफाइन डेप्री,
अगर इतना भी लिख दोगे, द रिडक्शन एंड फॉल इन वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, यू आर डन। कोई ये वर्ड टू वर्ड जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स रीड। Depreciation is a gradual and permanent decrease in the value of asset from any cause, and you know the four causes. Depreciation is permanent and continuous diminution. Diminution यानी reduction in the quality, quantity or the value of asset. Correct. I was coming there. देखिए किसी भी एसेट की क्वालिटी तो घट सकती है। अब जैसे मान लो ये पैनल है, पुराना हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, ऐसे लगेगा चलो सही से नहीं चल रहा। क्वालिटी, क्वांटिटी कैसे रिड्यूस हो सकती है? ऐसा तो नहीं है आधा टूट के खत्म हो जाएगा, एक था आधा बच गया, ऐसा हो सकता है? तो डेफिनेशन में लिखा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। यस रुपल, हाउ कैन क्वांटिटी बी रिड्यूस्ड? मान लो आपने एक फोन खरीदा, वो आधा हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्वांटिटी लिखा है तो कोई तो कारण है, ऐसा कोई तो लिखने वाला पागल नहीं है आंसर देने वाला पागल है, कह रहा है लिखने वाला पागल है। सुनो, अभी जब हम आगे चैप्टर में चलेंगे आप देखेंगे कि ऐसे भी एसेट्स होते हैं जो यूज करते करते खत्म हो जाते हैं, घटते जाते। नो सोप, सोप एसिड नहीं होता है साबुन खत्म हो जाता है। ओके लेट मी आंसर। अगर आपके पास कोई कोल माइन है, इट इज योर एसेट। आप जैसे जैसे कोल एक्सट्रैक्ट करेंगे उससे कोल खत्म होता जाए, पैदा थोड़ी हो रहा है, वहां कोल जितना है उतना ही है। आपके पास कोई गोल्ड माइन है, एसेट है, जैसे जैसे गोल्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे वो खत्म होता जाएगा। अब ये जो एसेट्स होते हैं जो यूज करने से खत्म हो जाते हैं, उनकी वैल्यू जब घटती है तो उसे ना ही डेप्रिसिएशन कहते हैं ना ही अमोर्टाइजेशन कहते हैं, डिप्लीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन एसेट्स की क्वांटिटी रिड्यूस होती जाती है इस्तेमाल करने से, दैट रिडक्शन इन वैल्यू इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ द एसेट्स। अभी आएगा आगे। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी वर्ड है वो बेफिजूल का नहीं है, मेरा ये समझाना है कि कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो क्वांटिटी में रिड्यूस होके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ एग्जॉशन ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। वेरी सिंपल, के लाइफ जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो डेप्रिशिएट कहलाता है। इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज, ये कह रहा है कॉमन सेंस की बात है कि ऑल फिक्स्ड एसेट्स सच एज प्लांट, मशीन, बिल्डिंग। ऐसा डेफिनेशन कौन देता है कि कॉमन सेंस की बात है भाई लिख दे। ग्रेजुअली डिमिनिश इन द वैल्यू एज दे गॉट ओल्डर, बिकम worn out by the constant use. Depreciation is the diminution यानी reduction in the value, intrinsic यानी realizable value of an asset due to use or lapse of time. वो जो एक्सपायरी वर्ड दिया था उसका एक और वर्ड क्या मिला? लैप्स, यानी टाइम बीतने से भी आपके एसेट की वैल्यू घट जाती है। आगे चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जिसे बहुत डिस्कशन की जरूरत है। डेप्रिसिएशन इज फॉल इन बुक वैल्यू ऑफ द टेंजिबल। बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जो बचा होता है उसे क्या कहते हैं? बुक वैल्यू। यानी जब बुक वैल्यू हर साल घटती जाती है उसे डेप्री कहते हैं। इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू बट नॉट इट्स मार्केट वैल्यू। अभी किसी ने कुछ मार्केट प्राइस से रिलेटेड बोला था, तो देखिए डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई टेक दिस एग्जाम्पल। मान लीजिए ये पैनल मैंने दिसंबर में खरीदा था, इट्स जस्ट 9 months दैट आई हैव परचेज दिस। मैंने इसको 170 का खरीदा था। अगर मैं इसे कहूं कि ये 15,000 रुपए डेप्रिशिएट हो गया 9 महीने में, तो अब इसकी वैल्यू कितनी बची? 155 से। यस, जरूरी नहीं है, हो सकता है इसका प्राइस बढ़ गया हो 9 महीने के बाद। ये कंपनी जब न्यूली लॉन्च थी, अब क्योंकि ये इसकी मोनोपोली हो रही है, मार्केट में बहुत बिक रहे हैं, हो सकता है इसने रेट बढ़ा दिया। हो सकता है ये मार्केट में 2 लाख का मिल रहा हो सेम साइज का। तो ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू द मार्केट
अब आप सोचो कि अगर ये कंपनी से 2 लाख रुपए इसने कंपनी ने इसकी प्राइस कर दी हो, है ना, और अगर मैं आपको एक 1.55 की है मेरी बुक्स में वैल्यू, अगर मैं आपको 1.70 में दे दूं तो भी आप ले लोगे कि चल 9 महीने तो पुराना है, क्यों 2 लाख का खरीदूं। लॉजिकल है, सही कह रही हूँ। तो ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस का लेना देना नहीं है। आगे चले, डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड, समझाओ मेरे को, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, एक्सप्लेन। हमारे बिजनेस में से कोई कैश डिक्रीज वगैरह नहीं हो रहा, तो हमने इसको खरीदेगा, हमने पेमेंट कर दी, करेक्ट, बट जब डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा तब हमें कुछ भी पे नहीं करना, नॉन कैश। सही बात है। अब ध्यान से सुने, इसके जितना आपने बताया ये तो बहुत सिंपल आंसर था, इसके पीछे के लॉजिक को समझें, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने दिसंबर 22 में ये पैनल लिया 170, मैंने इस टाइम पे पूरी पेमेंट कर दी, से यस। मैंने दिसंबर में 1,70,000 रुपए दिए, मेरा कैश चला गया, पर ये एक्सपेंस नहीं था, ये क्या था, एसेट, से यस। दिसंबर में जो 1,70,000 रुपए लगाए गए, दैट वाज नॉट एन एक्सपेंस, इट वाज एन एसेट, फर्स्ट थिंग। यहाँ पे मेरा कैश ट्रांजैक्शन हुआ, यानी मैंने चाहे कैश में पे किया, चाहे मैंने बैंक के थ्रू पे किया, व्हाटएवर, बट इस दिन मैंने कहीं पे पेमेंट की, से यस। अब मैं कह रही हूँ कि हर साल इसकी वैल्यू 17,000 रुपए गिर जाती है, कम हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। आप मुझे बताओ, क्या हर साल मेरे पॉकेट से 17,000 रुपए कहीं जा रहे हैं? ग्रेजुअली दिस इज रिड्यूसिंग, एंड एवरी ईयर इफ आई रिड्यूस दिस बाय 17,000, am I paying this 17,000 to anybody? No. इसीलिए दिस इज अ नॉन कैश। अब मेरा सवाल आपसे एज ए स्टूडेंट है, आप टीचर बन के आंसर दो। ये मैंने रख दिया पेन, जब मैं कुछ पे नहीं कर रही तो मैं इसको खर्चा क्यों मान रही? हम लेकर आए थे, जब उसको सेल करेंगे दोबारा तो हम उस प्राइस पे नहीं करेंगे। ओके, आपका कहना है कि जिस रेट में मैंने खरीदा था सेम रेट में मैं बेच नहीं सकती, जो वैल्यू गिर गई वो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक लॉजिकल बताओ कि हम डेप्रिसिएशन लगाते क्यों, बुक्स में लगाने की, लिखने की जरूरत क्या है? जब आप कहीं पे कैश नहीं पे कर रहे, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो व्हाई यू डिडक्ट इट फ्रॉम योर प्रॉफिट्स? ये देखो, ध्यान से सुनो, ये मेरा ना इनकम स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे सारी अपनी इनकम्स लिखती हूँ और यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखती हूँ, इनको कंपेयर करके मेरा प्रॉफिट आ जाता है। तो मैं इस एक्सपेंस की लिस्ट में डेप्रिसिएशन लिखती क्यों हूँ, मुझे ये बताओ। इसको लिखने का क्या बेनिफिट हो रहा है? ताकि लास्ट में सेल करते हुए पता चले कि इसकी क्या वैल्यू है। आपको इतनी बात समझ में आई कि अगर मैंने यहाँ एक्सपेंस की लिस्ट में लिख दिया तो ये मेरे प्रॉफिट को कम कर देगा? लॉजिकल है। अगर मैंने 100 रुपए टोटल कमाए और मेरा अगर 20 का डेप्री है और 60 के अदर खर्चे हैं, तो 20 का डेप्री और 60 के अदर एक्सपेंस, टोटल खर्चा कितना हो गया? अब मेरा प्रॉफिट कितना बचा? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों ना मैं सिर्फ 60 रुपए के खर्चे लिखूं जो मैंने कैश में पे किए, वाई टू राइट डेप्रिसिएशन? क्यों ना मैं यहाँ 40 रुपए का प्रॉफिट लिखूं, वाई नॉट? मैं कारण नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखने का बेनिफिट क्या हो रहा है, मुझे बस ये बताओ। आप अरे प्रिंसिपल मत जाओ, फ्यूचर। ओके, लेट मी आंसर। आप लोग बहुत अटपटांग। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से सुनना। अगर मैं डेप्रिसिएशन यहाँ पे ना लिखूं तो बच्चों मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? से यस, लॉजिकल राइट? तो ओनर 40 रुपए अपना प्रॉफिट, मान लो मेरा बिजनेस है, मेरा प्रॉफिट दिख रहा है 40 रुपए, आई विल विड्रॉ। से यस, मी बीइंग द ओनर आई कैन विड्रॉ द प्रॉफिट्स। अगर मैंने यहाँ डेप्री नहीं लिखा तो मैं 40 रुपए का प्रॉफिट आएगा और उसे विड्रॉ कर लूंगी। हर साल ऐसा ही करूंगी, जो भी प्रॉफिट आएगा विड्रॉ कर लूंगी बिना डेप्रिसिएशन लिखे। हाँ बोलो। क्योंकि मैंने मान लिया कि कैश में तो पे नहीं कर रहे तो मेरा एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। ऐसा करके मैंने अकाउंटिंग की। अब देखिए क्या होगा,
मान लीजिए ये एसेट 10 साल बाद खत्म तो होना ही है, नया तो लाना ही पड़ेगा, आज से 10 साल बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। उस वक्त पैसे कहाँ से लाओगे? जब आपको ये एसेट नया खरीदना पड़ेगा आज से 10 साल के बाद, पैसे कहाँ से आएंगे? पुराने वाले का कुछ नहीं मिलना, ये कबाड़ में बिकना है, कह रहा है पुराने को बेच के। नो, देखिए जब आप हर साल यहाँ पे 20 रुपीज लिखते हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, से यस, और आप कम विड्रॉ करते हैं, हाँ बोलो। अगर मैं यहाँ डेप्री लिख दूंगी तो मेरा प्रॉफिट घट जाएगा, से यस, और वो जो कम प्रॉफिट आएगा वो मैं विड्रॉ करूंगी, हाँ बोलो। यानी मेरे बिजनेस में ये 20 रुपए हर साल छूट जाते हैं। एक्सपेंस तो है लेकिन कैश कहीं भी नहीं गया, से यस, वो कैश बिजनेस में ही है, दैट इज नॉट विड्रॉन, से यस। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हर साल 20 रुपए लिख के मैंने 10 साल के बाद 200 रुपए इकट्ठे कर दिए होंगे उस एसेट को नया खरीदने के लिए? तो यस और नो? बेनिफिट समझ आया डेप्री लिखने का? ये नॉन कैश एक्सपेंस है, फिर भी आप इसे एक्सपेंस मानते हो, जिसके कारण आपका प्रॉफिट घट जाता है, तो आप कम विड्रॉ करते हो। ऐसा करने से 10 साल के अंदर आपके पास उस एसेट को रिप्लेस करने के पैसे इकट्ठे हो गए। करेक्ट, आप लिख तो डेप्री रहे हो लेकिन अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो? इस एसेट को रिप्लेस करने का इंतजाम कर रहे हो, हाँ बोलो। जब 10 साल पूरे होंगे, आपने हर साल 20 रुपए लिख के एक्सपेंस में वो पैसे बिजनेस में इकट्ठे कर दिए। क्यों? आपने उसे खर्चा तो माना लेकिन कैश कहीं नहीं गया, कैश बिजनेस में है, यानी वो लिक्विडिटी तो आपके बिजनेस में प्रेजेंट है। सो बाय प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, what you are doing, you are planning to replace this asset after a definite life is over। समझ में आ रहा है? बेनिफिट समझ आ रहा है क्यों लगा रहे हैं डेप्री? दोबारा बताना है कुछ? ओके, इट्स अ वो मीट हो जाए, करेक्ट, बिकॉज एनी हाउ यू हैव टू रिप्लेस दिस। सी, ये बोर्ड इटर्निटी तो चलेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैम जब तक जिएंगी, जब तक पढ़ाएंगी तब तक ये बोर्ड चल जाएगा, ऐसा है? मे बी शायद 5 साल में ही रिप्लेस करना पड़ जाए, हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो मैम रिप्लेस कर दें, है ना। सो आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। बच्चों ये मैंने अभी ऊपर समझाया था। डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू पीएनएल, ये मैंने अभी लिखा यहाँ पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया इसके डेबिट साइड पे मैंने डेप्रिसिएशन को यानी एक्सपेंस हेड में लिखा। Depreciation is debited to profit and loss whether there is profit or loss। ये समझाओ, लिखा है depreciation will be debited to P&L account irrespective of the fact कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। क्योंकि हम पैसे पे कर चुके हैं, हमारा बिजनेस लॉस में हो या प्रॉफिट में, हमें इसे खर्चा मानना ही होगा, चाहे हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है चाहे हमारा बिजनेस लॉस में है। अब मैंने अगर ये पैनल खरीदा, अगर इसका 17,000 रुपए का 1 साल का डेप्री बनता है, तो चाहे मेरी इनकम हो चाहे ना हो, बच्चे आए या ना आए, फीस से कुछ मिले या ना मिले, दिस 17,000 विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस उस चीज का मोहताज नहीं है कि बच्चे आएंगे फीस मिलेगी तो हम डेप्री लिखेंगे। आपकी इनकम 0 भी है तो भी आपको एक्सपेंस में ये 17,000 रुपए लिखने होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के बिजनेस की क्या सिचुएशन है। दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, यस। और इसे टेक्निकली कहते हैं कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या कहते हैं? जिस भी एक्सपेंस के बारे में हम ये कहते हैं कि ये एक्सपेंस आपको पीएनएल में डेबिट करना ही होगा, चाहे आपकी बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, कोई भी स्थिति है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इसका ऑपोजिट क्या होता है? अगर हम कहें कि भाई ऐसा कोई एक्सपेंस है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं। उन एक्सपेंसेस को टेक्निकली क्या कहा जाता है? एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। क्या कहा जाता है? ये 12th में पढ़ेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको बता दिया। यानी इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या हुआ? मिस वर्मा बताना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या हुआ और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वेरी गुड, ठीक है।
आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली फॉर टेंजिबल फिक्स। द टर्म डेप्री इज नॉट यूज्ड फॉर इनटेंजिबल, उसे हम amortization कहते हैं, वो अभी आगे आएगा। अभी कॉजेज ऑफ डेप्री बच्चों अभी हमने पढ़े, यूज करने से, टाइम, एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। कई बार हमारे एसेट्स लीगल राइट, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज का कॉपीराइट करवा लिया आने वाले 20 साल के लिए, तो उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, है ना। सो एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, ऑब्सोलेसेंस यानी आउटडेटेड, एक्सीडेंट कैन बी वन ऑफ द रीजन। डिप्लीशन मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया था डिप्लीशन? जो वेस्टिंग एसेट्स, पेन को क्या हो गया, वेस्टिंग एसेट्स जो होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, कहने का मतलब यूज जैसे जैसे करोगे वो खत्म होते जाएंगे। गोल्ड माइन हो गई, कोल माइंस हो गई, तेल के कुएं हो गए, इस टाइप की जो चीजें होती है जो डिग्री मतलब खत्म हो जाती हैं, यू नो, एक्सट्रैक्ट करते करते, उसे हम क्वांटिटी में, करेक्ट। आगे चलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट एंड सिमिलर टर्म्स जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट दोबारा देख ले रहे हैं क्या लिखा है। एक वर्ड है डेप्रिसिएशन, दूसरा एमोर्टाइजेशन और तीसरा डिप्लीशन। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना, कि भाई किसी भी एसेट की वैल्यू कम हुई तो उसे या तो डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन या डिप्लीशन कहते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन यूज होता है टैंजिबल के लिए, एमोर्टाइजेशन यूज होता है इनटैंजिबल के लिए, और डिप्लीशन जनरली नेचुरल रिसोर्सेस के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है? वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं कि यूज करने से वो खत्म हो जाते हैं। लेट्स रीड व्हाट इज रिटन। Depreciation is a measure of wearing out of assets from use, a flux of time, obsolescence through technology or market changes. It is allocated as expense over its useful life. हमने बहुत डिस्कस कर लिया। Depreciation expense is applicable on tangible long-term assets whose life is predetermined. बच्चों एक बात बताओ, किसी भी चीज की एग्जैक्ट लाइफ आप डिफाइन कर सकते हो? जैसे मान लो आज फोन खरीद के लाते हो, आज हो गई 27 सितंबर, है ना, क्या आप बता सकते हो कि ये फोन अभी 2023 चल रहा है, 2025 की कौन सी डेट तक चलेगा ये फोन, बता सकते हो? नहीं। हो सकता है आप संभाल के यूज करो तो 2 की जगह 3 साल भी चल जाए, और अगर मेरे घर में जैसे छोटे बच्चे हैं वैसे हो तो 6 महीने भी ना चले, है ना। सो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। तो बच्चे ये जो आपका चैप्टर है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये पूरा चैप्टर एस्टिमेशन बेस्ड है। क्या है? क्योंकि आप किसी भी एसेट की जो लाइफ बताते हो वो भी एक एस्टिमेट है। पंडित तो है नहीं हम कि कुंडली देखेंगे और बता देंगे भैया इस तारीख को इस एसेट की डेथ खत्म, ठीक है, वो तो पंडित इंसान के बारे में भी नहीं बताता, हम तो नॉर्मल इंसान है, ठीक है। सो किसी भी चीज को एग्जैक्टली ये करना कि हाँ भाई इस तारीख तक चलेगा, इस डेट तक चलेगा, इतना डेप्रिसिएशन है, पॉसिबल नहीं है। दिस होल चैप्टर इज जस्ट एन एस्टिमेशन। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, चैप्टर 1 की थ्योरी जब पढ़ी थी कि अकाउंट्स में कुछ फैक्ट्स होते हैं और कुछ एस्टिमेशंस होते हैं। दिस इज वन ऑफ दैट, है ना, कि जिसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती। फॉर एग्जाम्पल लाइफ, आप देखेंगे इस चैप्टर में बार बार एस्टिमेटेड वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइफ ऑफ मशीनरी इज एस्टिमेटेड and the cost of machine is written off over its useful life. Life of a land is indefinite, so it is a non-depreciable. लैंड कभी भी खत्म नहीं होता ना, मतलब क्या खराब होगा लैंड का, बढ़ता ही जाता है ना। कहने का मतलब उसकी लाइफ खत्म नहीं होती, इसीलिए वो नॉन डेप्रिशिएबल है। रीजन ये है, बढ़ना घटना इज अ डिफरेंट मैटर। ओके, मूविंग टू amortization. Amortization is a gradual and systematic writing off over its useful life. For example, patents, goodwill. Goodwill में बोला है purchased goodwill, self generated goodwill तो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होती। Copyrights, जब ये इनकी वैल्यू घटती है तो हम क्या कहते हैं? 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि इनटेंजिबल एसेट्स की जब वैल्यू कम होती है आप उसे क्या कहोगे? फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे आ सकता है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, क्या कहना चाह रहे हो मिस्टर बोस? यूजफुल लाइफ, हाँ, कि देखो हम एस्टिमेट ही करते हैं, किसी भी एसेट की लाइफ हम एस्टिमेट कर सकते हैं। कुंडली तो बता नहीं सकते कि बेटा तेरा इस दिन मौत हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं, है ना। एनीवेज,
डिप्लीशन, डिप्लीशन भी मैंने बता दिया, देखो ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया। Depletion charge is a measure of exhaustion of wasting assets such as extraction of material from the mines. चलो अब आप इस पे आओ। Extraction will reduce the available quantity of material. For example, coal from the coal mine is a depletion of coal stock. A quarry is a type of open pit mine in which dimension, stones, rock, construction aggregate, riprap, sand, gravel is excavated. यानी यहाँ से ये अलग अलग टाइप के पत्थर, मार्बल, ये वो जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेरी। ठीक है, समझ आ गया ना? डिप्लीशन क्या होता है? जो एसिड्स खत्म होते जाते हैं उसे हम कहते हैं। चलो एक ही ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, देन विल वाइंड अप। आपको हालांकि काफी हद तक चीजें समझ आ चुकी हैं, बट हम रीड कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन लगाने का क्या फायदा है, क्यों लगाना चाहिए। टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक्सपेंस लिस्ट में डेप्रिसिएशन ना लिखूं तो मेरा प्रॉफिट क्या है? गलत। तो आप डेप्री लिखेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा? सही आएगा। देखिए आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट? चैप्टर नंबर 3। एज इन आप तो उसकी ट्रीटमेंट बता रहे हो, आप मुझे मतलब बताओ। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करो, जितने पीरियड के आप इनकम ले रहे हो उतने पीरियड के एक्सपेंसेस लो, फिर आप प्रॉफिट निकालो। तो अगर आप डेप्री नहीं लगाते तो आप गलत कर रहे हो, आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है वहां पे, राइट। द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैन बी ascertained ओनली व्हेन ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू हैज बीन डेबिटेड। ऑल एसेट्स आर यूज्ड टू अर्न रेवेन्यू। ये कह रहे हैं कि आपका सही प्रॉफिट तब आएगा जब आप उन सारे खर्चों को लिखें जिन खर्चों ने आपको कमाई करने में हेल्प की। तो डोंट यू थिंक ये बोर्ड कमाई करने में हेल्प कर रहा है? यूज हो रहा है ना, इसके बिना कमाई होती क्या? नहीं। हाँ होती, मतलब व्हाइट बोर्ड होता तो भी होती, बट चलो अभी इसमें बढ़ा रहे हैं हम। सो ओके, सो कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जिस भी चीज ने आपको रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प की है, जिस भी खर्चे ने, वो आपको लिखना चाहिए। सिंपल है, ओनली देन यू कैन कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट। टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू। बच्चों आपको पता है हमारे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट होता है, दूसरा बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट होता है। चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, थ्योरी है ना। तो ये कह रहे हैं कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब ठीक होगा जब आप डेप्रिसिएशन को लिखेंगे। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपकी बैलेंस शीट भी तभी ठीक होगी जब आप डेप्रिसिएशन को लिखेंगे। बैलेंस शीट क्या होती है? एसेट्स और लायबिलिटी का स्टेटमेंट होता है। से यस। अब अगर मैंने ये स्मार्ट बोर्ड खरीदा और मैं इसको हमेशा 170 पे दिखाऊं, मेरी एसेट की लिस्ट में हमेशा ये 170 पे दिखे, तो क्या ट्रू एंड फेयर है? क्या ये बिक जाएगा आज 170 में? नहीं। तो ये कह रहे हैं कि आप जो एसेट की वैल्यू दिखा रहे हैं वो भी गलत हो जाएगी अगर आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते। सो कहने का मतलब आपको डेप्रिसिएशन दो जगह लिखना होता है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, दूसरा आपको यहाँ एसेट में से माइनस करना होता है। आपको पता है ना, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। सो एक तरफ हम एक्सपेंस लिस्ट में लिखते हैं, दूसरी तरफ हम उसे एसेट में से माइनस कर देते हैं। If the depreciation is not charged, the assets will be shown in the balance sheet at higher value than its actual value. So it will not give true and fair picture. To ascertain the correct cost of production. Okay, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कबीर की एक फैक्ट्री है जहां पे ये शर्ट्स बनाता है। क्या बनाता है? अब इफ ही इज मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स फॉर एग्जाम्पल, और इसको कैलकुलेट करना है कि मेरी एक शर्ट की कॉस्ट क्या आ रही है, क्योंकि इसको कॉस्ट पता होगा तब तो ये सेल प्राइस डिसाइड करेगा। हाँ बोलो, जब तुम्हें यही नहीं पता मेरे घर में क्या पड़ रहा है तो बेचोगे कैसे तुम? पहले तो इसको कॉस्ट पता होनी चाहिए कि इस शर्ट को बनाने की मुझे क्या कॉस्ट आ रही है। तो कबीर एक बात बताओ, अगर आप शर्ट बना रहे हो तो एक शर्ट बनाने में क्या क्या कॉस्टिंग आती है? क्या क्या कॉस्ट आ सकती है शर्ट बनाने? अरे पहले रॉ मटेरियल होता है, सबसे पहले कपड़ा होता है, करेक्ट। फैब्रिक की कॉस्ट आएगी, फिर स्टिचिंग की कॉस्ट आएगी, फिर पैकिंग वगैरह की कॉस्ट आएगी, मार्केटिंग की कॉस्ट आएगी,
ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आएगी, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज कॉस्ट आएगी, ठीक है। और जिस मशीन पे तुम्हारी ये शर्ट बन रही है उसको भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर, वो मशीन भी तो घिस रही है शर्ट्स बनाने में, से यस। तो अगर तुम अपनी शर्ट की कॉस्ट में डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ते, अब आप बोलोगे मैम एक शर्ट का मैं डेप्री कैसे निकालूं, तो डेप्री ऐसे निकालो कि अगर आप मंथली इतना प्रोडक्शन करते हो, कोई भी एक रैंडम नंबर मान लो 10,000 शर्ट्स आप बनाते हो और एक महीने में आपकी इतनी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, समझ में आ रहा है, पर कॉस्ट का डेप्रिसिएशन आपको पता चल गया। तो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जब तक आपको उसकी कॉस्ट सही से नहीं पता होगी उसको बेचोगे तो लॉस में बेचोगे, से यस। यहां पे बोला है टू एसर्टेन द करेक्ट एंड एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप जब भी कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं उसकी करेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए डेप्री शुड बी द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप ये सारी चीजें जोड़ देते हो कबीर और आप डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ते तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। मान लो कि ये 10 इयर्स पहले चलने वाली थी, बट 11th ईयर में या 12th ईयर में भी यूज हो रही है, तो हम हाँ लगाएंगे डेप्रिसिएशन। नहीं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो इटर्निटी तक चलेगी। देखो मैंने आपको बताया था कि दिस चैप्टर इज प्योरली एस्टिमेशन। आपने अज्यूम किया कि 10 साल चलेगी, चल गई 11 साल, दैट्स फाइन, अच्छी बात है ना। आपने 10, हाँ आप उसको फिर बुक्स में रिवाइज कर सकते हो, समझ में आ रहा है। टू प्रोवाइड फंड्स, आई डोंट थिंक नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन लगाने से नए एसेट लाने को पैसे मिल जाएंगे, ये मैंने अभी समझाया। टू प्रोवाइड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, रीजन बीइंग डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आप इसे एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, पीएनएल में डेबिट भी करते हैं, लेकिन आपका कैश कहीं नहीं जाता, कैश वहीं के वहीं इंटैक्ट रहता है। सो कहने का मतलब जब तक वो एसेट पुराना हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तब तक आपने उसको रिप्लेस करने के पैसे इकट्ठे कर लिए। हाँ बोलो। सो टू प्रोवाइड फॉर द, which is the I think the most important objective why we calculate depre. Depreciation though it is, ये वही बोलेगा जो मैंने अभी बोला, इंग्लिश में लिखा है, though it is debited to PNL, it is not paid in cash. Hence the amount of depre is retained in the business and can be used for the replacement of assets once the span is over. जब आपकी उस एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी, आपके पास पैसे होंगे। टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजंस, देखिए लॉ कहता है कि आपको डेप्री लगाना पड़ेगा, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, सारे एक्ट कहते हैं कि आपको अपने एसेट पे डेप्री लगाना है, तो लॉ से भी कंप्लाई करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा। आगे बोला है टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ कैपिटल। देखिए इस पॉइंट को समझाने के लिए अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर मैं पीएनएल में डेप्री ना लिखूं तो मैं 40 रुपए विड्रॉ कर लूंगी, मैंने अभी बताया था। अगर मेरा प्रॉफिट एक्चुअल में डेप्री लगाने से 60 होता है और बिना डेप्री नहीं, प्रॉफिट नहीं सॉरी 40 होता है और डेप्री लगा के 20 बच जाता है, तो देखो अगर मैंने डेप्री डेबिट किया तो मैं कितना विड्रॉ करूंगी, 20। डेप्री डेबिट नहीं किया तो कितना विड्रॉ करूंगी, 40। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे आप अल्टीमेटली कैपिटल से पैसे निकाल लोगे। इसका क्या मतलब है कि जब 10 साल बाद नया एसेट लाना पड़ेगा आपको कैपिटल से पैसे देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? रीड करो। इफ द डेप्री इज नॉट चार्ज द प्रॉफिट शोन इन पीएनएल विल बी हायर। कह रहे हैं अगर मैंने पीएनएल में डेप्री को डेबिट नहीं किया तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, हायर। सच एंड एक्सेस प्रॉफिट विल बी होली विड्रॉन बाय द ओनर और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अगर कंपनी है। Hence the amount distributed as dividend will also include the amount of depreciation which is actually the part of, आपको फिर वो एसेट रिप्लेस करने के लिए घर से पैसे लगाने पड़ेंगे, आपके बिजनेस में कोई रिटेन नहीं होगा कुछ भी। समझ में आ रहा है? क्या आपको मेरी बात समझ आई बच्चों, या ऊपर से चली गई? आ गई, आने भी चाहिए। अब हम अगली क्लास में ये प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। सो मोस्टली थ्योरी पार्ट इज कवर्ड, यहाँ तक आपका थ्योरी पार्ट कवर हो गया। आई होप आपको चीजों की क्लैरिटी हो रही है। ठीक है, देखो रटने को खाली मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकती थी, मैं आपको बोल देती ये रेट पे डेप्री कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो, बात खत्म।
ठीक है, बट चीजों का बेस पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा अकाउंट्स में ना कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, चाहे क्वेश्चन 2 कम सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, होप यू लर्न एवरीथिंग प्रॉपर्ली, बाय बाय, थैंक यू।